नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार यूपीपीएससी स्टडी आईक्यू पर। आशा करते हैं आप सभी बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को, भाइयों बहनों को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधा कृष्णा, सत श्री अकाल, आदाब, जिस भी धर्म को आप मानते हो बहुत बहुत नमन है। चलिए आज के सेशन को आप सभी के साथ स्टार्ट करते हैं। कुछ बेहतरीन और चुनिंदा क्वेश्चंस के साथ देखने का प्रयास करेंगे क्या कहते हैं ये क्वेश्चन और किस प्रकार से आप इनको सॉल्व करते हैं। याद रखिएगा, ये भले ही 3-3, 4-4, 5-5 क्वेश्चंस आपके लिए आते हैं, लेकिन यदि आप इनको सही तरीके से यूटिलाइज करें, सही तरीके से इनके नोट्स बना करके चलें, विश्वास कीजिएगा धीरे धीरे यही इतना बड़ा महासागर बन चुके होंगे जो आपकी परीक्षा की नैया को बहुत आसानी से पार भी लगाएंगे। और जो कॉन्फिडेंस आप पेपरों के समय में लैक करते हैं, वो कॉन्फिडेंस जो है वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर जनरेट होगा। लेकिन याद रखिए कि डेडिकेशन हर चीज के लिए सबसे महत्वपूर्ण आयाम होता है, इसीलिए अपने डेडिकेशन को बनाए रखिए, लगातार देखते रहिए और नोट्स भी बनाते रहिए। आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो फिलहाल ये मेरा टेलीग्राम चैनल है और आप सब इस टेलीग्राम चैनल में जुड़े भी हुए हैं, तो अवश्य जुड़े रहिए। नहीं जुड़े हैं तो अवश्य जुड़ भी जाइए। और इसी के बगल में दिया गया है हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, आप इसमें भी हमारे साथ अवश्य जुड़ें। इसके अलावा बहुत सारे हमारे ब्रदर सिस्टर कहते हैं सर हमें डायरेक्ट एक्सेस भी होनी चाहिए, कभी कभी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो पूछने होते हैं तो नहीं पूछ पाते हैं, प्रॉब्लम रहती है। तो मैं आपसे इतना ही कहूँगा, भले ही आप हमारे पेड बैच परिवार के हिस्सा हों या आप हमारी यूट्यूब के ही परिवार के क्यों ना जुड़े हों, अगर स्टडी रिगार्डिंग अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो निसंदेह आप इस नंबर पर व्हाट्सअप मुझे कर सकते हैं। कॉल नहीं उठती है जनरली, आपको मालूम है कि लगातार क्लासेस रहती हैं, तो एटलीस्ट आप अपने मैसेज को यहाँ पर छोड़ सकते हैं, तो आपके पास रिप्लाई अवश्य मैं करता हूँ। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या है हमारा? गुप्ता एम्पायर, और गुप्ता एम्पायर को आपके साथ डिस्कस कर रहे थे। तो इसके पहले क्वेश्चन की तरफ आपके साथ चलते हैं, तो प्लीज इसके क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास कीजिए। लिखा है ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड लैंड वाज कैटेगराइज्ड सिस्टमेटिकली बेस्ड ऑन इट्स यूटिलिटी, मैच द फॉलोइंग टर्म्स विद देयर करेक्ट डेफिनेशंस। लिखा है क्षेत्र, बंजर और अनुत्पादक भूमि, खिल कृषि योग्य भूमि, अपृहत वास योग्य या रहने योग्य भूमि, वास्तु जंगली वन भूमि। आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, वेस्ट अनप्रोडक्टिव लैंड, कल्टीवेबल लैंड, हैबिटेबल लैंड और वाइल्ड फॉरेस्ट लैंड। ये वास्तु या वस्तु लिखा हुआ है, ठीक है ना, वास्तु लिखा हुआ, ठीक। तो क्या लगता है आपको आंसर? आशा करता हूं आपने इसका आंसर सिक्योर कर दिया होगा। तो मैं चलता हूं आंसर की तरफ, थोड़ा सा इसको जोड़ने का प्रयास करते हैं आप सभी के साथ। देखिए क्षेत्र जो होता है इसको हम कृषि योग्य भूमि के रूप में जोड़ते हैं, और खिल जो होता है, जो खिले ही ना, उसको बोला जाता है खिल। खिल भाई खिल, नहीं खिल रहा है तो खिल, ठीक है। तो जो नहीं खिल रहा है उसको हम ले जाएंगे वेस्ट और अनप्रोडक्टिव लैंड के रूप में। अपृहत वो भूमि है जो कि वाइल्ड फॉरेस्ट लैंड से कनेक्ट होगी, क्योंकि वास्तु वास करने योग्य भूमि होती है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो पहले का बी होना चाहिए तो होना चाहिए, दूसरे का ए होना चाहिए तो होना चाहिए, थर्ड का डी होना चाहिए वाइल्ड फॉरेस्ट लैंड के रूप में अपृहत, हाँ, वास्तु जो है वो फिर सी में होना चाहिए। तो इस प्रकार से ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, अमरकोश, आपको मालूम है कि अमरकोश, अमर सिंघा की किताब थी अमरकोश। इसमें स्पेशली एग्रीकल्चर के बारे में बहुत वर्णन किया गया है। तो अमरकोश के अनुसार भूमि का वर्गीकरण जो है वो इस प्रकार था। क्षेत्र वास्तविक कृषि के अधीन भूमि हुआ करती थी, ठीक है। खिल इसे परती भूमि और बंजर भूमि, फॉरेस्ट और बैरन लैंड के रूप, मतलब बैरन लैंड के रूप में कंसीडर किया जाता था, ठीक है, खेती योग्य बनाया जा सकता था। अपृहत बिना जुती हुई जंगली वन भूमि, फॉरेस्ट लैंड के रूप में है, जिसमें कोई भी प्लॉटिंग नहीं की गई है।
वास्तु वो है जहां पर आवासीय भूमि हो सकती है, जहां पर मानव रहता होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है द गुप्ता एरा विटनेस्ड अ मेजर इवोल्यूशन इन एंशिएंट इंडियन जूरिस्प्रूडेंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू रिगार्डिंग द जुडिशियल सिस्टम ऑफ दिस पीरियड। न्याय शास्त्र में एक बड़ा विकास देखा गया। इस अवधि की न्यायिक प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको सत्य दिख रहा है। यहां पर सत्य की बात कर रहा है। लिखा है भारतीय इतिहास में पहली बार नागरिक और आपराधिक कानूनों को स्पष्ट रूप से सीमांकित और अलग किया गया था। ओके, फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडियन हिस्ट्री सिविल एंड क्रिमिनल लॉज वर क्लियरली डिमार्केटेड एंड सेपरेटेड। याज्ञवल्क समिति जो है स्मृति कंपोज क्लोज टू दिस एरा शोज अ सिग्निफिकेंट स्टेप फॉरवर्ड फ्रॉम मनुस्मृति बाय ग्रांटिंग वुमेन ग्रेटर राइट्स ओवर स्त्री धन एंड इनहेरिटेंस। तो महिलाओं को ज्यादा राइट दिया गया था किसके द्वारा? याज्ञवल्क स्मृति के द्वारा। क्या लगता है? वैसे ऐसे जब भी क्वेश्चन ना आए तो कोशिश यही किया करिए कि जनरली आयोग सही आंसर आपको देता है। देखिए याज्ञवल्क स्मृति जो है इसमें महिलाओं को ज्यादा राइट दिए गए हैं। एक कानूनी ग्रंथ के रूप में इसे कंसीडर किया जाता है याज्ञवल्क स्मृति को। महिलाओं को स्त्री धन पर प्रॉपर राइट दिया गया है। तो ये बात बिल्कुल सही है और ये भी सही है कि सिविल और क्रिमिनल लॉज जो है उसका डिमार्केशन इस दौरान किया गया था। तो दैट्स वाई इसका सी आंसर ज्यादा एप्रोप्रिएट रहेगा। नागरिक और आपराधिक कानूनों को स्पष्ट रूप से सीमांकित किया गया था, ये ठीक है। याज्ञवल्क स्मृति स्त्री धन और उत्तराधिकार पर अधिक अधिकार देकर मनुस्मृति में एक महत्वपूर्ण आगे कदम दिखाती है, सही लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। लिखा है विच गुप्ता एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म रिप्रेजेंटिंग द लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट स्मॉलर देन भुक्ति। भुक्ति से छोटी होनी चाहिए बट लार्जर देन ग्रामा, लेकिन ग्राम से बड़ी होनी चाहिए। तो कौन सी ऐसी यूनिट है जो ऐसी आपको दिखाई पड़ेगी इनके बीच में? विषय, वीथी, पेट और मंडल। तो वैसे भी अगर आपको मालूम हो कि अगर हम इनके एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन को देखें तो जो प्रांत हुआ करता था, प्रांत को भुक्ति कहा जाता था। यहां पर आप देख सकते हैं भुक्ति को यहां पर प्रांत कहा जाता था और इस पर जो अधिकारी बैठता था उसे उपरिक या उपरिक महाराज कहते थे। जैसे गवर्नर हुआ करता था ना, जिसे वाइसराय भी कहते थे एक प्रकार से। जनरली युवराज को इसमें अपॉइंट भी किया जाता था। भुक्ति से नीचे की जो इकाई है जिसे जिला का स्तर कहा जाता है, इसको विषय कहा जाता है। इसको विषय कहा जाता है। विषय विषय को हेड कौन करता है? विषयपति। तो विषयपति इसको हेड करता है, अर्थात एक प्रकार से डीएम रैंक का अधिकारी हो गया। डिस्ट्रिक्ट लेवल का है तो फिर डीएम रैंक का अधिकारी हो गया। इससे नीचे जो आती है वो वीथी होती है। ये एक प्रकार का तहसील लेवल की यूनिट है। इसे तहसील लेवल की यूनिट के रूप में आप देख रहे हैं। और सबसे नीचे जो आता है फिर वो ग्राम आता है। ग्राम आता है तो भुक्ति से नीचे होनी चाहिए, ग्राम से ऊपर होनी चाहिए, है ना। भुक्ति से नीचे और ग्राम से ऊपर। वैसे तो इसमें दो आ गए, विषय और वीथी। यहां पर लिखा है ना, विषय भी आ गया और वीथी भी आ गया, लेकिन मोस्ट एप्रोप्रिएट जो आंसर जाएगा, मुझे थोड़ा सा चेंज कर देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। फिर भी अगर इस प्रकार का भी आंसर होगा तो ज्यादा एप्रोप्रिएट फिर आंसर ये होगा। ज्यादा एप्रोप्रिएट आंसर फिर ये होगा। ठीक है, लेकिन मुझे थोड़ा सा उसको चेंज करना चाहिए था। ठीक है, कोई बात नहीं। विषय को आप यहां पर ले सकते हैं। तो भुक्ति, देन विषय, देन वीथी एंड देन फिर आपका गांव। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट यहां लिखा है द फेमस महरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन विच मेंशंस अ किंग नेम चंद्रा आइडेंटिफाइज एज चंद्रगुप्त सेकेंड इज करेंटली लोकेटेड इन द कोर्ट यार्ड ऑफ विच मॉन्यूमेंट। प्रसिद्ध महरौली लौह स्तंभ अभिलेख जिसमें चंद्रगुप्त द्वितीय नामक राजा का उल्लेख है, किस स्मारक के परिसर में स्थित है? ये हुमायूं के मकबरे में, लाल किले में है, कुतुब मीनार परिसर में है, या पुराना किला परिसर में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो कहां पर आपको जो
मेहरौली का आयरन पिलर है। G20 जो समिट हुआ था उसमें भी जो G20 की जो बुकलेट जारी की गई थी उसमें भी इस आयरन पिलर को मेंशन किया गया था और ये विदाउट किसी भी प्रकार से नहीं ढका गया है ना कुछ, ऐसे ही स्वतंत्र रूप से इंडिपेंडेंटली इसको रखा गया है और अभी तक इसमें रस्टिंग नहीं हुई है। अब आप सोचिए कितनी टॉप क्वालिटी की चीज रखी गई होगी। तो फिलहाल इसका आंसर आई होप सो आपने दे दिया होगा। इसका आंसर जो है वो कुतुब कॉम्प्लेक्स है। कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में आपको मेहरौली लौह स्तंभ लेख देखने के लिए मिल जाएगा, वहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, एक और है, लिखा है द चाइनीज ट्रेवल फायान विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ चंद्रगुप्त द्वितीय। इन हिज अकाउंट विच सिटी डिड ही डिस्क्राइब कंप्लीटली ruined एंड डिजर्टेड। चीनी यात्री फायान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत का दौरा किया था। अपने विवरण में उसने किस शहर को पूरी तरह से उजाड़ और खंडहर के रूप में वर्णित किया था? तो पाटलिपुत्र, उज्जैन, कपिलवस्तु, प्रयाग। क्या लगता है? देखिए, वैसे इसका सही आंसर जो है वो है कपिलवस्तु। श्रावस्ती वाला जो इलाका था इसको इसने उजाड़ के रूप में देखा था। तो कपिलवस्तु को इसने टारगेट किया था और बताया था कि ये एक प्रकार से उजाड़ था, उस समय बौद्ध धर्म का वहां पर पतन था। इस प्रकार से इसने वर्णित किया है कपिलवस्तु को। जब मैंने फाहियान को देखा तो ये फाहियान की एक इमेज मुझे दिखाई दी। इमेज हमको याद नहीं करना है, लेकिन यहाँ पर हमें दो तीन चीज़ें याद रखनी है कि इसकी एक तो किताब का नाम क्या है, फोयोकी या फोगोजी, दोनों ही नाम चलेंगे। फोगोजी, इसका पूरा नाम है अ रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम। इसके नाम को याद रखिएगा, इसकी किताब सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी। और इसका दूसरा नाम भी बहुत कायदे से याद रखिएगा, गोंग सेही। गोंग सेही। एक बार तैमूर का नाम पूछा जा चुका है कि तैमूर का नाम क्या था। ठीक है, टेमरलेन। ऐसे ही चंगेज खान का नाम पूछा गया था तो तेमुचिन। ठीक है, तो ये ऑलरेडी नाम पूछे जा चुके हैं। अभी इसका नाम नहीं आया है। फिलहाल नाम को याद रखिएगा कि इसमें से कौन पूछ सकता है, कौन सा फॉरेन क्या कहते हैं ट्रैवलर है जिसका नाम गोंग से ही था, तो फिर से ही टेही हमको बना सकता है। ठीक है, तो प्लीज इसको याद रखिएगा, गोंग से ही इसी का ही नाम है। ठीक है, इसका रिकॉर्ड याद रखिएगा, फोगोजी। इसके अलावा देखिए, स्पेशली चला था ये कहां से, अपने चंगन चाइना से चला था। इस प्रकार से ये पूरा घूमता हुआ आया। घूमते घूमते ये उत्तर जो हमारा पश्चिम भारत है वहां पर भी घूमता रहा। ठीक है, यहां पर आपको दिख रहा होगा जैसे पेशावर दिख रहा है, जैसे तक्षशिला दिख रहा है, अर्थात गांधार अंधार का ये पूरा क्षेत्र घूमा। इसने वहां पर गांधार की मूर्ति कला को भी देखा। उत्तर पश्चिम भारत में पूरी तरीके से घूमता हुआ थानेश्वर अनेश्वर से होता हुआ ये इधर की तरफ से आया। बाकी आप देख रहे हैं, मथुरा भी गया, संकिसा भी गया, सारनाथ भी गया, इधर कपिलवस्तु श्रावस्ती की तरफ भी गया, वैशाली की तरफ गया, बोधगया गया, राजगीर गया, पाटलिपुत्रा गया, ताम्रलिप्ति गया। तो ये अर्थात उत्तर पश्चिम भारत और नॉर्थ इंडिया की तरफ स्पेशली ये विजिट किया है। ठीक है, लेकिन यहां पर आपको दिख रहा होगा कि ताम्रलिप्ति में बैठा और यहां से कल्टी मार के चला आया कहां, श्रीलंका की तरफ। अर्थात ये दक्षिण भारत में नहीं आया, पश्चिम भारत में नहीं गया है। ये चीज देखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि हर्षवर्धन के समय में जब वेनसांग आएगा तो वेनसांग दक्षिण भारत में भी आएगा, इधर पश्चिम भारत में भी जाएगा, गुजरात भी जाएगा, सिंध भी जाएगा और फिर वापस आएगा। इवन आसाम के भास्कर वर्मन के यहां तक वो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये यहां पर ताम्रलिप्ति से गाड़ी पकड़ता है और सीधे आता है श्रीलंका। मतलब ये लैंड रूट से आया था, वाटर रूट से गया, सी रूट से गया। हर्षवर्धन के समय में वेनसांग लैंड रूट से आएगा, लैंड रूट से चला जाएगा। ये जब यहां पर आया था तो किसी प्रकार की ये एक प्रकार की कियोस्क के बारे में वर्णित नहीं करता कि किसी प्रकार का कोई दंगा फसाद था, कोई चोरी थी, लूटमार थी, डकैती थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। वेनसांग जब आया था तो वो खुद ही लुटेरों के चक्कर में फंस गया था। तो माना गया था कि हर्षवर्धन के समय तक आते आते डिस्टर्बेंस, पॉलिटिकल सेंटर्स जो है वो वीक हुए थे। ठीक है, तो ये यहाँ से आया था श्रीलंका और यहाँ से फिर वाया सुमात्रा दिख रहा होगा, ये आपको स्ट्रेट ऑफ मलक्का को क्रॉस करते हुए यहाँ से फिर ये वापस चला आया था कहाँ पर, अपना चाइना की तरफ चला आया था। तो वाया लैंड रूट से आया था और वाया सी रूट से चला गया था। कौन सा, हमारा जो वेनसांग है वो। ठीक है, वेनसांग इस प्रकार से आया था और इस प्रकार से चला गया था। ठीक है, तो इसको आप यहां से एरिया को देख सकते हो, दैट इज योर नॉर्थ वेस्ट इंडिया एंड दिस वन इज योर नॉर्दर्न इंडिया। ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में कहां कहां पर वो लोकेट करता है चीजों को, इधर नॉर्दर्न इंडिया में कहां कहां पर है, और यहां से फ्रॉम
ताम्रलिप्ति टू फिर श्रीलंका, श्रीलंका से स्ट्रेट ऑफ मलक्का, देन फिर गो फॉर द चाइना रूट। तो ही बेसिकली कम्स फ्रॉम द लैंड रूट एंड गो एंड बेसिकली गो टू चाइना फ्रॉम योर सी रूट। तो इस प्रकार से देखना है और यहाँ पे समझ जाना है कि साउथ इंडिया और वेस्ट इंडिया को फोकस नहीं किया गया। ठीक, तो दैट इज योर राइट आंसर। अच्छा, यहाँ पर आपको ये तो जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई ये तो हमारी यूट्यूब सीरीज है, लेकिन आप हमारे साथ मिल करके अगर अपनी तैयारी को और बेहतर बनाना चाहते हैं, आपका भी स्वप्न है कि 6 दिसंबर को हमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए, तो हम मिशन मोड में बेसिकली 2 बैचेस को लॉन्च कर चुके हैं, जिसका आप में से बहुत सारे भाई बहन पार्ट भी हैं और बहुत सारे भाई बहन जो हैं इसमें पार्ट बनने भी वाले हैं। तो ये इंग्लिश का बैच है, यहाँ पर बाइलिंगुअल बैच है, इंग्लिश यूज़ की जाती है इस बैच में। ठीक है, ये प्योर हिंदी का बैच है अभ्युदय। तो आप किसी भी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन जब भी ज्वाइन करें तो मेरा एक विनम्र निवेदन है एज अ बड़े भाई के रूप में कि आप प्लैटिनम बैच को ही रखें, क्योंकि प्लैटिनम बैच में फिर ये मेंस आंसर राइटिंग, प्रीलिम्स लाइव कोर्स, प्रीलिम्स क्रैश कोर्स, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज, मेंस क्रैश कोर्स, मेंस की बुक्स पूरी, एनसीईआरटी, ये सारी चीज़ें आपको इसी में ही समाहित करके दे दी जाती हैं। किसी भी बैच को परचेज करना हो, आप डायरेक्ट मेरा इस कोड को यूज़ कर सकते हैं जो आपको दिख रहा है, साई लाइव, SAILIVE। बाकी सभी सम्मानित टीचरों के अपने कोड हैं, आप उनके भी कोड को यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आप डायरेक्टली मुझे कनेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, तो आप मुझे इस पर कनेक्ट भी कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप हमारे ऑफिशियल नंबर पर कनेक्ट करके आप उनको मेरा रेफरेंस दे सकते हैं कि सुमित सर से हमारी बात हुई है तो हमको ये वाला बैच चाहिए, तो मैक्सिमम डिस्काउंट वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर अवश्य पार्ट बनिए। इन्हीं शब्दों के साथ देवियों सज्जनों सेशन को यहीं विराम देते हैं। पुनः आपके साथ कल मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू ऑल।